वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जेई मीन्स 25 में क्या आ सकते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले 25 के क्वेश्चंस के लिए आपको 24 के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। 24 का पैटर्न क्या था, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि 24 में क्या क्या अप्रैल वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए थे, और जैसे क्वेश्चंस आए थे उसी के हाव भाव को देखते हुए हम लोग 25 के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, बराबर है। तो सारे बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चों की ये काम की चीज़ है, चाहे आप लोग नीट वाले हो या जेई वाले हो, पेपर पैटर्न इसी पैटर्न में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को बेसिकली सबसे ज़्यादा एडवांटेज आता है। एडवांटेज क्यों है? सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ तो है, याद भी करना पड़ता है अच्छे लेवल पे, लेकिन क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम ध्यान देना है किस पे, बोलो? क्वेश्चंस पे और कॉन्सेप्ट पे। एक बार आपने कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से सीख लिए, ध्यान दे दिए, तो आपका समहाउ अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखो एनालिसिस हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों को ही अलग अलग डिवाइड करके रखा है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आए। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करें, सबसे पहले देखो 2024 में ऑलमोस्ट आपको जो क्वेश्चन पेपर आए, एक सेकेंड, देखो 2024 में जो नीट की जो जेई के लिए जो क्वेश्चन पेपर आए थे, कितने अटेम्प्ट आपके हुए, कितने फेज हुए? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच फेज में आपका एग्जाम हुआ है, बराबर है। और हर 5 फेज में मतलब मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब टोटल देखा जाए तो कितने एग्जाम्स हुए जेई अप्रैल अटेम्प्ट में? 10 एग्जाम्स हुए। तो 10 एग्जाम्स में हमको ये देखना है कि नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखो मॉर्निंग के जो पहला जो पेपर हुआ था उसमें मॉर्निंग में तो कोई पेपर में कोई क्वेश्चन था नहीं, लेकिन इवनिंग में अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन अकेले नॉमेनक्लेचर के आ गए। तो ये 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क। और मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखो, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आपको जेई में जो 99 परसेंटाइल लेके आना है। मैंने आपसे काफ़ी बार ये पहले भी कहा है और अभी भी बताऊंगा, अगर आपको जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लेके आना है केमिस्ट्री में, तो आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में पहले कितने थे? 10 क्वेश्चन। 10 में से आपको 5 करने पड़ते थे, लेकिन अब 10 में से आपको 5 घटा के कितने क्वेश्चन रखे गए हैं? 5। तो ये 5 क्वेश्चन आपको रहेंगे, मतलब टोटल देखा जाए तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 100 मार्क का क्या होगा? आपका केमिस्ट्री होगा, है ना। 100 मार्क का क्या होगा? केमिस्ट्री। अब आपको ये 100 मार्क में से आपको क्वेश्चंस को देखने हैं। क्वेश्चंस को कैसे देखने हैं? जो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस बताए हैं, ये 25 क्वेश्चन में से मिनिमम आपको 15 से 17 क्वेश्चन करेक्ट करके आने हैं। 15 to 17 करेक्ट क्वेश्चन। अगर आप 15 to 17 क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं तो मेरी गारंटी है आपका 99.9 परसेंटाइल बन जाएगा केमिस्ट्री में। कितना बनेगा? केमिस्ट्री में 100% बनेगा। 100% गारंटी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल के अनुभव से मैं बोल नहीं रहा हूँ, इतने साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपको 15 से 17 क्वेश्चंस को आपको करेक्ट ही करने हैं किसी भी हाल में। तो आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को अवॉइड कैसे करें, जो प्रॉपर क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करें। अननेसेसरी अनवांटेड कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को भूल गए या आप लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन सॉल्व करना है और सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। याद है ना, हम लोगों ने वो NaBH4 पढ़ा था, हाँ, और LiAlH4 पढ़ा था। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता? हाईली रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है। तो हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं बनना है, क्या बनना है हमको? NaBH4, जिसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा हो और रिएक्टिविटी क्या हो? तो आपकी सिलेक्टिविटी ज्यादा हो। हर क्वेश्चन के पीछे अपने को भागना नहीं। जो नई क्वेश्चन आ रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी सिलेक्टिविटी आप बढ़ाओ, तो वो आपके ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट से ही आपको डेवलप होनी पड़ेगी। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 15 से कितने क्वेश्चन करेक्ट करना जरूरी है? अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कितने क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर आपके सेशन में। तो आपको समझ में आएगा कि वेटेज भी किस लेवल पे होता है। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पे इस बार आपको जो क्वेश्चन आए थे
कितने क्वेश्चन आए हैं जरा बताओ। नॉमेनक्लेचर में इवनिंग में 2, मॉर्निंग, मतलब आप देखो एवरेज में अगर देखा जाए तो हर बार क्वेश्चन आए। 10 पेपर में ऑलमोस्ट 8 मर्तबा किसमें क्वेश्चन आए हैं, नॉमेनक्लेचर पे। इसका मतलब हम लोग नॉमेनक्लेचर को अवॉइड नहीं कर सकते। और बेसिकली ये तो बेसिक ही है बिल्कुल नॉमेनक्लेचर का। बट हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चलो ये आसान टॉपिक है हो जाएगा, बट वो होता नहीं है। मेरा ये मानना है कि आसान टॉपिक को पहले करें। क्यों? क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। टफ तो करना ही करना है, बट आसान टॉपिक को और मजबूती से अगर लेके जाए तो आप देखो हमने एक क्वेश्चन तो यहाँ पे 100% फिक्स कर लिया। बोलो, मैं तो आपको 15 से 17 का बता रहा हूं ना, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स कर लिया नॉमेनक्लेचर से। अब अगर हम दूसरे की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने पूरा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, मेसोमेरिक या रेजोनेंस पढ़ा, देन उसके बाद क्या पढ़ा, बोलो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा, देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ा है। तो बेसिकली वो लास्ट वाला इफेक्ट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3 इफेक्ट पे पूरा केमिस्ट्री घूम रहा है आपका। एसिडिक बेसिक स्ट्रेन, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, सारा कुछ वहीं घूम रहा है। तो आप देखो ऑन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन अगर कोई मॉर्निंग का 4 अप्रैल वाला 2024 को जिसने एग्जाम दिया था, अकेले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे कितने क्वेश्चन है उसको, 3 क्वेश्चन है। तो एवरेज में देखा जाए तो कितने क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, 15 क्वेश्चन। मतलब ऑन एवरेज हर बार यहां से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। कितने, 2। हालांकि यहाँ पे वो 2 का कैलकुलेशन पूरा बैठ नहीं रहा, बट ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन तो जरूर आ सकते हैं। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैंने दो पकड़ लिया तो वो 1 और ये 2 कितने हो गए, 3 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हो गए। उसके बाद आइसोमेरिज्म, जो कि बड़ा चैप्टर है और हमने बहुत मेहनत से भी उसको पढ़ा, हर टीचर उसको मेहनत से पढ़ाता, बिकॉज वो पूरा के पूरा वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को लेके आपको पढ़ाना पड़ता है। तो उसमें 8 क्वेश्चंस आए। कितने आए, 8। अब उसके बाद बात करें हाइड्रोकार्बन की। अब हाइड्रोकार्बन में आपको यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाइड्रोकार्बन को स्किप कर दे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के सारे कॉन्सेप्ट कहां पे लगेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में आपके लगने वाले हैं, बराबर है। तो आपको हाइड्रोकार्बन के 2 क्वेश्चन है ना। उसके बाद आपका आता है हैलोजन डेरिवेटिव, जो कि आपका 12th का चैप्टर है। कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चंस आपको किस में से आए हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स में से आए हैं। देन उसके बाद आप अल्कोहल फिनॉल ईथर, 3 क्वेश्चंस। तो क्या 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे अल्कोहल फिनॉल को छोड़ देंगे? देन व्हाट अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ग्रिग्नांट रिएजेंट, क्या उसमें ये सब अल्कोहल फिनॉल ईथर में ही है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ना आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको चैप्टर बेस्ड नहीं का जाना है, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जाना है। किसके बेस्ड जाना है, चैप्टर बेस्ड नहीं जाना है। और हमने चैप्टर बेस्ड पढ़ा भी नहीं, हमने सारा किसके बेसिस पे पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे। तो आप ये मत देखो कि 3 ही क्वेश्चन है तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब अल्डिहाइड कीटोन, 10 क्वेश्चन, बड़ा चैप्टर है। उसके बाद आप ये देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड 13 क्वेश्चन, और एरोमेटिक कंपाउंड में 21 क्वेश्चंस। कितने? और एरोमेटिक कंपाउंड हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म 2 कवर हो रहा था पूरा, याद है, जिसमें मैंने पूरा आपको ऑर्गेनिक के एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने किया। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके ऑल नेमिंग रिएक्शंस आ गए रिलेटेड टू द एरोमेटिक, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन रिंग सब्स्टिट्यूशन, देन अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, बराबर है। वो सारा कुछ हमने पढ़ा था उसमें डिटेल में। तो 21 क्वेश्चन। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में भी 10 क्वेश्चन, मतलब कंपलसरी 1 क्वेश्चन आएगा ही जेई में। और यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 116 क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे आपके, बताओ किसमें, प्यूरिफिकेशन टेक्निक जो हमने पढ़ा था, पीओसी पढ़ा था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने अलग से देखा था पूरे, वो क्रोमेटोग्राफी, देन वो डिस्टिलेशन एंड टेक्निक वाला वो हमने पूरा डुमास मेथड, याद है हमने वो किया था। आप देखो बच्चों कितने क्वेश्चन आए उसमें से, 9, मतलब हर साल 1 क्वेश्चन, हर साल। आप मुझे बताओ 116 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। कितने? 116। तो आप यहाँ पे देखो मॉर्निंग शिफ्ट में ऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चन, मैं कितने की बात कर रहा हूं, अपने को कितने करेक्ट करने हैं? क्या हमने अकेला ऑर्गेनिक को इतना स्ट्रांग कर लिया तो क्या 15 क्वेश्चन ला सकते हैं आसानी से मिनिमम? बोलो कितने क्वेश्चन? 12। आप इवनिंग शिफ्ट में देखो कितने क्वेश्चन? 12, 11, 12, 11, 12, मतलब हर देखो 14, मतलब 8, 4 को एग्जाम देने वाले जिनका ऑर्गेनिक अच्छा होगा, जिसने एक भी ऑर्गेनिक का इनकरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया,
उसने 14 क्वेश्चन तो करेक्ट किए हो गए, अब फिजिकल इनऑर्गेनिक तो उसके लिए बोनस है पूरा। बोलो तो बताओ यहाँ पे 25 में से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन काय के आ रहे हैं? ऑर्गेनिक के आ रहे हैं। बात समझ में आई? पक्का समझ में आया? तो बेसिकली मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको किस में वो पूछेगा? ऑर्गेनिक में पूछेगा। और नीट का भी हम लोग इसी तरीके से एनालिसिस में पूरा लेके आऊंगा चैप्टर वाइज, और एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कैसे क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, आप कैसे उसको इंप्रूव कर सकते, वो सब मैं डिटेल लेके आऊंगा। और इसी से ही पूरा अपने को सीखने मिलेगा। जब एनालिसिस होता है वो ऐसा ही एनालिसिस करना पड़ता है, राइट। अब ये मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक का। किसका बताया? ऑर्गेनिक का। अब दूसरा देखो, दूसरा अगर हम लोग जाते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में क्वेश्चंस पे जाते हैं, जरा ध्यान देना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जेईई के बच्चों के लिए। देखिए इधर, अगर मैं ये मॉर्निंग इवनिंग ये सारे शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ जरा देखो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन थे, मतलब मॉर्निंग में 9 और सब्जेक्टिव 3। ये सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो रहा? नो 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 नो, नॉट इंटीजर, स्टेटमेंट बेस्ड बोलो, है ना। समझ रहे मेरी बात? या कभी कभी इंटीजर भी आप कंसिडर कर सकते हो, या नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड हो गया कि आप डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ो और उसके बेसिस पे आपको आंसर पता लग जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये यहाँ पे ओवरऑल देखो 30 आपके क्या आए थे? सब्जेक्टिव बेस्ड, और 86 आपके क्या आए थे? तो ये आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन है। अगर हम लोग दूसरे की बात करें, इसके बाद क्या आएगा हमारा? मैंने बताया था शायद 11th और 12th वाला। यस, देखो 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस, हम हमेशा बोलते हैं कि 12th का सिलेबस का वेटेज क्या है? ज्यादा ही है, 60 to 65% का उसका वेटेज होता है ना। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई में ये 11th 12th मैटर नहीं करता, समझ रहे ना। ये 11th क्या है और 12th क्या है, ये मेरे लिए मैटर नहीं है। मेरे लिए एक ही चीज़ मैटर है, वो है एनटीए का सिलेबस। आप एनटीए के सिलेबस को देखो, फॉरगेट अबाउट दी 11th और 12th। और उस पैटर्न से अपन ने पढ़े भी नहीं। क्या हमने पढ़ा? कि जो एनसीईआरटी का 11th और 12th का पैटर्न है उस हिसाब से हमने पढ़ा भी नहीं, और वो पढ़ना भी नहीं चाहिए वैसा। उससे उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएंगी जितना आपको ये पैटर्न से आएंगी। तो बहरहाल हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में 11th के और 12th में टोटल अगर देखा जाए तो 11th के 37 क्वेश्चन आए थे और 79 क्वेश्चन किसके आए थे? 12th के। तो ऑलमोस्ट ये 70-30 का रेशो हो गया। इसका मतलब 12th वाले चैप्टर्स की वेटेज क्या है? ज़्यादा है। मेरे पास एक और पीडीएफ है नीट का बना हुआ एनालिसिस का। यू वोंट बिलीव, मैं आपको ऐसे फिजिक्स के केमिस्ट्री के बताऊंगा कि आप अकेले 12 चैप्टर फिजिक्स के अगर कर लेंगे, कितने? 12, तो आपके 140 मार्क मिनिमम आएंगे। कितने आएंगे? 140 मार्क 180 में से, अगर केवल 12 चैप्टर करेंगे अच्छे से। तो वो मैं पूरा बताऊंगा, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, बायो का भी, समझ रहे हो, सब अच्छे से मैं उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 11th 12th में किसकी इंपॉर्टेंस कैसी है और क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के लेवल की बात करते हैं। कितने क्वेश्चंस लेवल की बात करते हैं? जरा बताओ यहाँ पे इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। बताओ यहाँ पे क्या लगता है? अगर देखा जाए तो टोटल इजी कितने क्वेश्चन थे? 45। अगर एक अगर हम लोग डिवाइड करें तो मीडियम में 9 है और टफ इसमें 1 था। तो बहरहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम लोग दिमाग में रखते हैं कि टफ है, जेईई टफ है या नीट टफ है, लेकिन आप देखो टफ लेवल के क्वेश्चन आई कितने रहे? कितने आ रहे? एक। अगर वो जो 12 क्वेश्चन जो जेईई के आए थे, 12 क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था, एवरेज में 12 क्वेश्चन निकला ना अपना, तो 12 में से आप ये समझो कि आपका एक ही क्वेश्चन क्या है? टफ है, ओनली 1 क्वेश्चन। और बाकी के 9 क्वेश्चन क्या है आपके? इजी है, सॉरी मीडियम है, और 2 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो देखा जाए तो 45 क्वेश्चन आपके क्या है? इजी आए थे। 64 क्वेश्चन क्या आए थे? और उसके बाद अगर 7 क्वेश्चन की बात करें तो क्या थे? वो टफ थे। तो आप मुझे बताओ, हमको टफ पे ज्यादा ध्यान देना है या जो हमारे मीडियम और इजी क्वेश्चन है उसको ज्यादा देख के एक्साइटेड होते रहना है? बताओ। तो जो इजी और मीडियम है उसी को देख के एक्साइटेड होना है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोई ना कोई गलती ना करो। आप एग्जाम में 100% कुछ ना कुछ गलती करके आओगे। बट मेन चीज ये है कि हम लोग ये ना सोचे कि टफ पेपर है और टफ को मैं किस तरीके से टैकल करूं। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार ये तो मेरा बढ़िया है और ये 9 और 2 11 ही अगर मैं अच्छे से कर लूं, एक टफ भी आया तो
ठीक है मैं उसको डील कर लूँगा या उसको मैं कॉम्पनसेट कर लूँगा दूसरे सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं आपका ये फियर भी निकलेगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको 15 से 17 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं और 18, 19, 20 कर लिए तो वो तो बात ही अलग है ना। और इसके बेसिस पे आपको टफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप टफ के पीछे भागोगे तो आपके दूसरे मीडियम और इजी भी क्वेश्चन बिगड़ सकते हैं, तो डरने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना एनालिसिस था। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पे, जरा ये देखो, डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन तो यहां पे आएगा नहीं, कैलकुलेशन तो नहीं आएगा ना यहां पे ऑर्गेनिक में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं और मल्टी टॉपिक देखते हैं। मल्टी टॉपिक आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। मल्टी टॉपिक क्या होता है, वो आपको एक ग्रिग्नाट रिएजेंट देगा, कार्बोनिल में डालेगा, प्रोडक्ट बनाएगा और उसका बोलेगा ऑक्सीडेशन करके बताओ। ऑक्सीडेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद बोलेगा कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके बाद आप कुछ अल्डोल या केनिजारो करके बता दो। ये मल्टी टॉपिक क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे एक टॉपिक के बजाय आपको मल्टी टॉपिक में पूछेगा, तब ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जरा बताओ, मेरे 12 क्वेश्चन ऑन एवरेज थे जेई में ऑर्गेनिक से, कितने क्वेश्चन थे? 12। तो जरा बताओ 12 क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं? 7। आप थोड़ा अगर ये एनालिसिस अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार डायरेक्ट 7 क्वेश्चन तो एकदम मतलब एक टॉपिक पे ही क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन दिख रहा है अगर ऑक्सीडेशन पे, तो वो ऑक्सीडेशन का ही है, उसमें कोई दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है। अगर एक जीआर का टॉपिक है तो वो जीआर पे है, कोई और टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है। और कैलकुलेशन बेस्ड मतलब 2 क्वेश्चन, मुझे लगता है वो डूमास मेथड, नाइट्रोजन एस्टिमेशन मेथड, ये उसी पे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हो सकते हैं। और मल्टी टॉपिक पे 3, कितने क्वेश्चन? 3। तो आप ये देखो कि जितना हम लोग सोचते कि यार मल्टी टॉपिक है, 3-4 टॉपिक मिला के पूछेगा, ऑफकोर्स जेई में वो क्वेश्चन तो आते ही है, लेकिन हमको रादर देन उसको सोचते हुए हमको ये भी सोचना है कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत ही क्लियर आते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों का अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के प्रैक्टिस से अगर अच्छा हुआ ना तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत जाएगी नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन अपने को ऑर्गेनिक से पूरे के पूरे क्या करने हैं? करेक्ट, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत डिटेल में जाके पढ़ा है, राइट। अब हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो क्या रहेंगे? थोड़े ज़्यादा ही होंगे ना। अब देखते हैं उसका भी हम लोग एनालिसिस। अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, मोल कॉन्सेप्ट में देखो एक चीज, मोल कॉन्सेप्ट में यहां पे कितने क्वेश्चंस आए हैं ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 10। मतलब 100% आपको 2025 के जेई में एक मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है, 100% आएगा, ठीक है ना। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, 100% आपको 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको भी 100% एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आने वाला है, हो गया। यहां देखो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों ही एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही चैप्टर है, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम, बट कॉम्पिटिशन में अलग अलग पढ़ाना पड़ता है इसको। तो देखा जाए तो 5 और ये 3 8 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से मिला के आए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो थर्मोडायनामिक में 12 क्वेश्चन, और आप देखो यहाँ पे एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो खाली है। क्या आपको नजर आ रहा है? सिर्फ यहाँ का ये खाली छोड़ा जाए तो मोल में भी हर जगह क्वेश्चन आ रहे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हर जगह क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे। जरा हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स में 4 ही क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि 4 के 4 जिनको फंसेगे, मतलब किसी के शिफ्ट में एक क्वेश्चन रेडॉक्स का फंस गया, वो बोनस समझो। क्या है रेडॉक्स में? बताओ मुझे, क्या है रेडॉक्स में? आप बताओ, कुछ है? टफ है? कुछ नहीं है। आपकी रिएक्शन को बैलेंस करना है, एन फैक्टर चेक करना है, चार्ज देखना है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को चेक करना है, दैट्स इट। तो अगर ये 4 क्वेश्चन आ रहे, किसी को एक क्वेश्चन भी इसमें से फंस गया, इसका मतलब वो लकी है भाई, वो क्योंकि वो कुछ गलत वाला होने का कोई चांस ही नहीं है वहां पे। लिक्विड स्टेट मतलब सोल्यूशन, लिक्विड स्टेट मतलब सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी आप देखो तो सिर्फ एक बार छोड़ के एक क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी 9 क्वेश्चन आए हैं। मतलब 100% सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। आपको एक क्वेश्चन वहां से आने वाला, ऐसे प्लानिंग करते, मैं यहां से एक करूंगा, मैं यहां से एक करूंगा, मैं यहां से एक करूंगा, मैं यहां से एक करूंगा। हाँ यार फिजिकल के तो मैं मिनिमम यार इतने क्वेश्चन तो कर ही लूंगा। तो आप देखो यहाँ पे ऑन एवरेज ये काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जरा देखो कितना वेटेज चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आप देखो ऑन एवरेज में 2-2 क्वेश्चन हर बार आए हैं। कितने?
दो 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 दो, फिर ये शिफ्ट में थोड़ा एक एक कर दिया, बाकी सब दो दो है। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप छोड़ सकते हो? बोल रहा हूँ भाई, कोलरॉस लॉ है, दुनिया भर के उसमें सेल है, डैनियल से, ली क्लैंचिस से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, बोलो कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, दुनिया भर के उसमें सेल से। इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बड़ा चैप्टर है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? दो। कितने क्वेश्चन? दो। और आउट ऑफ सिलेबस कोई नहीं है। और यहाँ पे अब देखा जाए तो ऑन एवरेज में मॉर्निंग शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए? 8। ऑर्गेनिक में कितने थे? 12। यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में कितने आए? 8। ऑर्गेनिक में कितने थे? 12। यहाँ कितने हैं? 10। ये ठीक है, 10, 8, 7, 8, 7। अब मतलब एवरेज में देखा जाए तो 82 है। 82 डिवाइड बाय 10 अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन आपको कहां से आ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन? क्या 8 में से अगर हम लोग मिनिमम 5 भी करें तब भी हम लोग सही पेस में रहेंगे यार? कि नहीं यार, जम रहा है मेरी बात? अगर मैंने इलेक्ट्रो अच्छे से कर लिया यार, 2 क्वेश्चन तो इलेक्ट्रो से आएंगे। और मोल के तो यार हमने इतनी प्रैक्टिस करे, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। मोल से एक निपटा लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक निपटा लो, इलेक्ट्रो से 2 निपटा लो, 4 क्वेश्चन तो यहीं फंस गए। बाकी का तुम्हारी मर्जी जहां से करना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात? सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री आस्किंग क्वेश्चन। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं 11th और 12th के। तो यहां पे भी आप देखो 12th के सिलेबस से ज्यादा पूछा गया है और 11th के से कम पूछा गया है, बराबर है। अब यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पे देखो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इक्वल में दिया गया है। बोलो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहां पे क्या है? इक्वल में दिए गए हैं, क्योंकि अब आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा सब्जेक्टिव टाइप में भी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जाते हैं इजी, मीडियम और टफ। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, चेक कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी टफ क्वेश्चन, सिर्फ ये जो लास्ट का जो इवनिंग शिफ्ट था उसी में एक ही क्वेश्चन आया था, बाकी के नहीं। बाकी आप सब देखो, हालांकि इजी क्वेश्चन ज्यादा है और मीडियम थोड़े कम ही है। लाइन टू लाइन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई ना, आप खामखा सिर्फ डरते हो कि क्या होगा। आप एग्जाम से पहले आपका एग्जाम का फियर निकलना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों का ना क्वेश्चन बराबर जमेंगे। अब ये तो ऑब्वियस है, कैलकुलेशन बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहता है? ज्यादा ही होता है। अगर आप कैलकुलेशन बेस्ड देखेंगे तो जरा मुझे बताओ कि मल्टी टॉपिक में तो वैसे भी कम है, क्योंकि मल्टी टॉपिक सबसे ज्यादा कहां पे पूछता है? ऑर्गेनिक में पूछता है। मल्टी टॉपिक पे डायरेक्ट आंसर टाइप हो तो देख देख के आ गया, चलो इसका आंसर ये है, ये है, ये है करके हमने ये सॉल्व कर लिया। ये कैलकुलेशन बेस्ड है ना। आप देख लो, इसको भी थोड़ा एनालिसिस कर लेना। ये पीडीएफ में आपको शेयर भी कर दूंगा और इसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा कैसा जा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, क्योंकि इसके बाद मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का भी आप लोगों को रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर आपको सेम टू सेम पीडीएफ में आपको समझाएंगे। वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस में नहीं है, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखो आसानी है, देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है, आपको याद बहुत रखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, और वो याद आप एक ही चीज़ से कर सकते हो। कैसे करोगे? याद कैसे करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? रीड करके। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, वो अगर आपको याद होगा तो मैंने वो आपको एक चीज़ बताई थी। इनऑर्गेनिक के लिए ये किया करो, आर आर आर, याद है? बताया था मैंने। रीड, रिटेन, रिप्रोड्यूस। जितना आप रीड करोगे उतना दिमाग में रिटेन होगा, और जितना रिटेन उतना रिप्रोड्यूस दिमाग से बाहर निकल के आएगा। ये आपको 100% इनऑर्गेनिक में करना है। आप लोग का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना इनऑर्गेनिक का एग्जाम देने के लिए। अरे बोलो। अब हम लोगों ने तो ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, वहाँ पे भी हमने इनऑर्गेनिक को डील किया है। तो इनऑर्गेनिक को डील इसी तरीके से किया जाता है। उसको पढ़ना है, लिख लिख के देखना है, पढ़ना है, लिख लिख के। उसमें कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स दिमाग लगाने का है नहीं। भैया ये ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है, वो है ही, उसमें कुछ घुमा फिरा के फिर के डालेगा नहीं वो आप लोगों को। समझ रहे मेरी बात? तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, पीरियोडिसिटी। कितना आसान चैप्टर है या नहीं है? 8 क्वेश्चन। कितने? एंड वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितना हो गया? केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितने क्वेश्चन? 23, 21। मतलब आप लिख के चलो, जेई मेंस वाले बच्चे, उनको हर एग्जाम में मिनिमम इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन आने वाले? ये 2 चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस आपको काय के आएंगे? केमिकल बॉन्डिंग के, और 2 क्वेश्चन काय के आएंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। बात समझ में आ रही?
तो क्या इनऑर्गेनिक से एटलीस्ट ये 4 क्वेश्चन हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं? बोलो, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन से, या नहीं? दूसरा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट स्टिल देखा जाए तो 17 क्वेश्चन है, उसमें से भी हर बार मिनिमम 2-2 क्वेश्चंस अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक या दो क्वेश्चन तो, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा और मैक्सिमम इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ही। उसके बाद डीएनए ब्लॉक, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ के खत्म किया। तो डीएनए ब्लॉक में भी कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 22। उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस जो मैंने बताया था 9 क्वेश्चन, और आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते आउट ऑफ सिलेबस। तो बहरहाल यहाँ पे जरा चेक करो, मॉर्निंग शिफ्ट में इनऑर्गेनिक के कितने? 10। फिजिकल के कितने थे? 8। ऑर्गेनिक के कितने थे? 12, है ना? यहाँ पे भी जरा देखो, 10, 9, 10, 12, 11, 12, 8, 10, 10, 102 क्वेश्चन डिवाइड बाय 10, मतलब ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो आप हिसाब लगा लो, 10 क्वेश्चन यहाँ, 8 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री और 12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरीके से 30 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। अब ये 30 क्वेश्चंस में से आपको केवल सॉल्व कितने करना था? अब तो और टफ कंपटीशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25 ही हो गए। बट ये ठीक भी है, जो थोड़े जो पुराना जो माल रहेगा ना, वो वहाँ से छट जाएगा, जो ऑप्शनल के बेसिस पे रहते थे। अब वही बच्चे थोड़े आगे आएंगे जो थोड़े फोकस थे, थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बराबर है, वही आगे आएंगे क्योंकि उनको ऑप्शन निकल गए वहाँ से। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक का हो गया। अब इनऑर्गेनिक में 11th का भी देख लो, 12th का भी देख लो, क्योंकि 11th में एक मेजर चैप्टर अपना है, कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग, 2 चैप्टर, पीरियोडिक टेबल दूसरा चैप्टर, और 12th में 2 मेजर चैप्टर कौन कौन से अपने? कोऑर्डिनेशन और डीएनए ब्लॉक। तो अगर आप डीएनए ब्लॉक कर रहे हो 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कर रहे हो 2 क्वेश्चन, कितने हो गए? 4। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हो 2 क्वेश्चन, कितने हो गए? 6। क्या मिनिमम अगर हमने 6 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से करके आए, लेकिन ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं, मैं केमिकल बॉन्डिंग के अगर 2 क्वेश्चन कर रहा हूं तो वो करेक्ट हो गए, कोऑर्डिनेशन के करूंगा तो करेक्ट हो गए, और डीएनएफ के 2 करेक्ट हो गए। क्या अगर मैं मिनिमम इनऑर्गेनिक के, अगर मैं मिनिमम इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन करूं बताओ? 6 क्वेश्चन। बताओ, यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा हिसाब किताब लगाते। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो कितने क्वेश्चन करने हैं मुझे? 6। बोलो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने? बोलो। फिजिकल केमिस्ट्री के कितने? 4। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने? 10 मिनिमम बोल रहा हूं। कितना हो गया? 20 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। 20 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो 99.99 परसेंटाइल 100% आपका बनता। आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना? अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्ट, कैलकुलेशन बेस्ड और मल्टी टॉपिक। यहां पे देखो मल्टी टॉपिक क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं जरा बताओ? आपने डीएनए ब्लॉक में हमने देखा था वो सारी रिएक्शंस, जैसे कि आपने कोई रिएक्शन किया, आपने क्रोमिल क्लोराइड बनाया और बाद में पूछ लिया बताओ क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट काय के लिए यूज करते हैं, हालांकि तो वो सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक है। तो क्रोमिल क्लोराइड हमको पता है कि वो क्लोराइड आयंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। देन ब्राउन रिंग टेस्ट है, फिर वो प्रूशियन ब्लू, टर्न्सबुल ब्लू, याद है आप लोगों को सारा, वो सब का सॉल्ट में भी यूज है, डीएनएफ में भी यूज है, और कोऑर्डिनेशन में भी यूज है। कोऑर्डिनेशन में भी क्या है? यूज है। तो ये मल्टी टॉपिक इसीलिए देखो यहाँ पे ज्यादा है, इतने इनऑर्गेनिक में भी नहीं थे, आई एम सॉरी ऑर्गेनिक में भी नहीं थे, थे क्या इतने ऑर्गेनिक में जितने मल्टी टॉपिक क्वेश्चन दिए गए हैं इनऑर्गेनिक में, क्योंकि वो डी और आपका डी से वो सॉल्ट एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन, ये सब की कनेक्टिविटी वो लेके जाएंगे। और अगर आपको याद होगा तो जब हमने पढ़ा ना तो कोऑर्डिनेशन, डीएनए ब्लॉक और सॉल्ट एक साथ पढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि एक ही चैप्टर पूरा पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वो सब एक जैसे ही रिलेटेड है सारा। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन, डायरेक्ट आंसर कितने हैं और मल्टी टॉपिक कैसे है। और अगर हम लोग देखा जाए तो इजी, मीडियम, देखो टफ में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे इनऑर्गेनिक में। आपको एनसीईआरटी फॉलो स्ट्रिक्टली करनी है, लाइन टू लाइन। वैसे हम लोगों ने नोट्स में ऑलरेडी सारा कुछ एनसीईआरटी से कवर किया है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को क्योंकि फिर भी आप वापस से एक बार एनसीईआरटी के से लाइन टू लाइन गो थ्रू जरूर करें, तो उससे आपको आइडिया आएगा कि आपका कुछ लाइन छूटा तो नहीं है। हो सकता है कुछ मेरे पढ़ाने में कुछ लाइन मिसिंग होंगी, तो वो आपने कवर करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो मीडियम साइज के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको? 53। और टफ कितने आ रहे हैं? 2 है, 3 है? हाँ। और इजी कितने आ रहे हैं?
मीडियम साइज के ना समझ में आ रहा? तो ये टफ हो गया, ये इजी हो गया। अब यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, ये भी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ ये शेयर कर दूंगा और ये शेयर करने के बाद आप लोग अपना एनालिसिस करें। तो अब ये ओवरऑल है सब्जेक्टिव का, है ना। ओवरऑल इंटीजर कितने थे और कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितने थे। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 30 उनके इंटीजर क्वेश्चन आए थे। 30 मतलब डिवाइड बाय 10 कितना होगा? आप समझ के चलो, 3 आपके किसके क्वेश्चन आ रहे हैं? ऑर्गेनिक के इंटीजर आ रहे हैं। 4 किसके आ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के। और 2 से 3 किसके आ रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस तरीके से इन लोगों ने बांट के रखा है। तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री में इंटीजर क्यों ज्यादा दिया गया? अब सुनो एक चीज, मैं फिर यहां पे बोलूंगा, ये 3 के 3 इंटीजर तुम लोग और ये इनऑर्गेनिक में करेक्ट कर सकते। यहां आपका हो सकता न्यूमेरिकल में, फॉर्मूले में कुछ तो भी गड़बड़ हुई, आपका कैलकुलेशन गलत आ सकता। ऑर्गेनिक में क्या हो सकता? वो आपको दे देगा भाई 8-10 मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा बता इसमें से कितने एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो आपको लगाना है हक्कल रूल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, सारे कॉन्सेप्ट पे लगाओ। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी है, सारों के एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक निकाल लो और गिन लो भाई। हाँ ये 4 मॉलिक्यूल, सर ये 4 इज द आंसर, खत्म। वो बोलेगा भाई बताइए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, बता इसमें से कितने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और कितने चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, गिनो, बोलो। तो इस तरीके से आपको देगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने बोल देगा टोटल में। तो आपको बहरहाल इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फिजिकल में तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और रही बात इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में भी ज्यादा कुछ आएगा नहीं। आपको कोऑर्डिनेशन से पूछ सकता कि एक आपको M(A2B2) दे देगा और बोलेगा बता इसके कितने GI बनेंगे, या M(A)B(C)D दे देगा, बोलेगा बता कितने GI बनेंगे। आपने को पता है 3 बनते, ABCD कितने बनते? 3। ABCDEF कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कितने बनते? बोलो 15 कितने बनते? और उसके ऑप्टिकल 30 हो जाते, याद है? तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन देगा कि भैया एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ सकता, एक DNF में आ जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, या हमने एक और पढ़ा था वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें बोल देगा कि भैया ये कुछ मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, पता इसमें कितने मोल ऑफ AgCl निकल रहे बाहर, या कितने मोल बनने वाले हैं, या कितने मोल लगने वाले हैं। तो इस तरीके से इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते ओवरऑल इंटीजर। तो अगर हमने देखा जाए तो असर्शन, स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग, इसका भी अपने पास हिसाब किताब है। तो आपको सब ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल देखो बच्चों, यहाँ पे आपके असर्शन टाइप के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, जरा बताओ कितने आ रहे हैं? हाँ कितने आ रहे हैं? 7 क्वेश्चन। असर्शन आपके 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप 1 टाइप 2 के बेसिस पे 19, और ये मैच द फॉलोइंग मैचिंग लिस्ट के टाइप पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 24। इसका मतलब आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे, और सबसे कम क्या आएंगे? असर्शन टाइम। और असर्शन रीजनिंग वाले थोड़ा टाइम लेते कि नहीं लेते? बायो में सबसे ज्यादा पूछता है असर्शन रीजनिंग, है ना। तो ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए, तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ अगर असर्शन थोड़े कम भी आ रहे हैं तो ठीक है यार, मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे एक आध क्वेश्चन में लीव भी कर रहा हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इन दोनों में से कहीं ना कहीं उसको कवर कर लूँगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट दी JEE मेंस 2024 पेपर एनालिसिस। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बोलो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 25 का। मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले की चीज़ें देखनी पड़ेगी, PYQs देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप PYQs देखेंगे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से नहीं। तो आपको दो चीज़ें करनी है। देखो इधर, सबसे पहला स्टेप 1 आपको करना है टॉपिक वाइज PYQs। समझ रहे हो मेरी बात? क्या करना है? टॉपिक वाइज PYQs। स्टेप 2 आपको करना है टॉपिक वाइज मॉड्यूल्स क्वेश्चंस, बराबर है। और स्टेप 3 आपको करना है फुल पेपर, तभी आपको अंदाजा आएगा। आपको प्रिपेयर होना है उसके लिए बराबर।
और प्रिपरेशन इसी तरीके से आएगा कि आप किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि MS धोनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रोसेस रिजल्ट्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। आपका प्रोसेस अच्छा रहेगा ना तो रिजल्ट आने ही वाला है, प्रोसेस अच्छा नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली PYQ से आइडिया लेना है, PYQ से आइडिया आपको लेना है कि किस टॉपिक में किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो अगर आपने आइडिया अच्छे से ले लिया ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ ना, कल भी मैंने आपको बहुत सारे क्रिकेटिंग एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करके बताए थे, तो एक फाइनल एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को वाइंड करेंगे। फाइनल एग्जाम्पल ये है कि जैसे कभी भी कोई भी टीम जब कोई भी ग्राउंड में जब जाती है कोई मैच खेलने के लिए, तो वो सबसे पहले वो जो पहले के जो रिजल्ट्स है ना उनको एनालिसिस करती है कि बैटिंग फर्स्ट पहले जीत रही है या बैटिंग सेकंड जीत रही है। अगर बैटिंग फर्स्ट पहले करे तो क्या अपना नमी आएंगी क्या, है ना, समझ रहे, ड्यू फैक्टर होगा क्या, या बैटिंग सेकंड में कहीं पिच स्लो तो नहीं हो जा रही। वो सारे पैरामीटर को देखते और वो पिछला रिजल्ट नहीं देखते, पिछले कई रिजल्ट देखते। पिछले मैच का रिजल्ट से वो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर वो पिछले 10-15 मैचेस का एनालिसिस कर रहे हैं कि यार मुंबई में ना 15 मैचेस हुए, बैटिंग सेकंड वाले ना 13 जीते और 2 ना बैटिंग फर्स्ट वाले जीत गए, और वो बैटिंग फर्स्ट वाले भी इसलिए जीते क्योंकि उन लोगों ने 400 का स्कोर किया था। इसका मतलब यार सेकंड वाला प्रेफरेबल है, तो भाई हम सेकंड बैटिंग करेंगे। तो कोई भी कैप्टन टॉस जीतेगा तो क्या करेगा, बैटिंग। भैया अब वो फील्डिंग करेगा, भैया आप बैटिंग करो, रन दो और हम तुमको पीछा करेंगे। समझ रहे मेरी बात। तो वो एनालिसिस बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेपर से 2 पेपर से नहीं आएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, हमको बहुत सारे पेपर भी सॉल्व नहीं करने हैं, हमको सिर्फ 5 साल के करने हैं। कितने? 5 साल के। 5 साल के ऊपर में कोई भी आगे मत जाओ, ओनली 5 years PYQ जेई वाले, क्योंकि उनके हर अटेम्प्ट में 10-10 पेपर है। तो अप्रैल अटेम्प्ट में 10, जनवरी अटेम्प्ट में 10, तो 20 तो बेचारों यही है इन लोगों के पास। फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, कितना हो गया? 100 पेपर्स तो उनके 5 साल में ही कवर यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेई में आपको याद रखना है हमारा टारगेट क्या है, बताओ जरा जोर से, क्या है टारगेट? क्या है टारगेट? कितना? 99.99 परसेंटाइल हमारा टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको मिनिमम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में कितने मार्क्स लेके आने हैं? एवरेज में 15 to 17 समझ रहे? इतने हमको लेके आने। अगर आप मिनिमम 15 करते हो तो आपका कितना हो जाएगा, बोलो? 180। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके पेपर का एनालिसिस। मैं 5 मिनट में आपको एक और चीज बता दूं कि आपको कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आ रहा है। कितने मार्क्स पे, अगर आपका 300 का आपका पेपर है, बराबर है, और केमिस्ट्री कितने मार्क का है उसमें? 100 मार्क का है ना, और टोटल आपका 300 मार्क्स है। तो 300 में आपको कितने मिनिमम चाहिए कि आपके 99 परसेंटाइल आ जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास वो देखना पड़ेगा अपने को कंप्यूटर में पूरा डेटा, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको आगे देख लेंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग किस पे बात करेंगे, बोलो? ये तो नीट का हो गया ना, आई एम सॉरी, ये तो जेई का हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काय की बात करेंगे? नीट वालों की बात करेंगे। और नीट वालों आपको भी वो मेंटेन करना है कि आपको कितने चैप्टर्स फॉलो करने हैं और कौन से चैप्टर को आप स्किप कर सकते अगर आपको लगे तो। ठीक है, चलो, थैंक यू।